नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बोर्ड परीक्षा 2026 के भूगोल विषय की बात करेंगे कि किस प्रकार का पेपर आया, किस प्रकार से आपने हल किया। कुछ प्रश्नों को लेकर बच्चों में एक सामंजस्य बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस आधार पर होगा, इस आधार पर होगा। तो कुछ ऐसे कह रहे हैं कि पेपर घुमा कर दिया है। ऐसे घूमने वाली कोई बात नहीं है। जो आपका असमंजस है, उस असमंजस को मैं दूर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से ये पेपर जो है ना आपको हल करना था। तो सबसे पहले अपन छोटे जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हमें हल करना था। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधे नंबर के आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, कि कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतया नियंत्रित होता है। यानी कि ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसी कौन सी संकल्पनाएं हैं जिनसे मानव जीवन जो है ना प्रकृति के नियंत्रण में आ गया है। तो इसके अंदर आपका निश्चयवादी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे अपन मानव का प्राकृतिकरण भी कह सकते हैं। यानी कि मानव का प्रकृति के अनुकूल हो जाना या मानव के द्वारा प्रकृति के जो क्रियाकलाप है उनका अनुसरण करके अपना विकास करना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। तो इसमें निश्चयवाद आ जाएगा। तो यानी कि निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। कार्ल लेटर हम्बोल्ट फ्रेडरिक रेडजेल ने इसका विकास किया। तो वो इसमें आंसर आएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। यानी कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र किसे माना गया है। तो ऐतिहासिक भूगोल, संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। तो जैसे सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल तो राजनीतिक विज्ञान के हो गए, ऐतिहासिक भूगोल सामाजिक भूगोल का हो गया और संसाधन भूगोल आ जाएगा इसमें। आर्थिक भूगोल का जो उपक्षेत्र है वो कौन सा है आपका, संसाधन भूगोल है। तो संसाधन भूगोल को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आ रहा है आपका, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। यानी कि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें बिल्कुल यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष ये मानव विकास प्रतिवेदन 1990 के बाद से प्रकाशित किया जा रहा है। इसके बाद में चौथा प्रश्न आता है कि मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों में, या अपन ये कह सकते हैं, प्रश्न को समझो पहले। प्रश्न ये कह रहा है कि मानव विकास का स्तर जो ज्ञात किया जाता है उन उच्चतम या उच्च मानव विकास वाले क्षेत्रों में कौन से देश आते हैं, वहां पर कौन सी गतिविधियां होती हैं जिसके कारण उनका मानव विकास सूचकांक ज्यादा है। तो सत्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो यानी कि सामाजिक सेक्टर में, इसमें सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश हो गया, सामाजिक सेक्टर में कम निवेश हो गया, राजनीतिक अस्थिरता, असमान जनसंख्या वितरण, ये चार ऑप्शन। और प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सही की बात करें तो वो सामाजिक सेक्टर में अधिक पूंजी का निवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रजननशीलता में निम्न मृत्यता यानी मृत्यु दर, यानी इसमें कह सकते हैं कि निम्न प्रजननशीलता और निम्न मृत्यु दर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की जो तीन अवस्थाएं थी, ऐसी कौन सी अवस्था में हुआ जिसमें प्रजनन दर भी निम्न थी और मृत्यु दर भी निम्न थी। तो इसके अंदर आपका द्वितीय अवस्था आ जाएगा, क्योंकि द्वितीय अवस्था में निम्न प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न थी। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी होती है। यानी कि जो पर्यावरण के ऊपर निर्भर होता है। तो इसमें आ जाएगा प्राथमिक क्रिया। ये पूर्ण रूप से पर्यावरण के ऊपर निर्भर होते हैं। तो प्राथमिक क्रिया इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न, कुटीर उद्योग की सर्व प्रमुख विशेषता है। कुटीर उद्योग की तीन इकाइयां थी। कार्य अगर बात करें तो कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया और वृहत उद्योग हो गया। तो सबसे छोटे उद्योग की बात कर रहे हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। निर्माण की मध्यम इकाई है, ऐसा नहीं है। आयातित कच्चे माल का उपयोग, ये भी नहीं है। पूंजी व परिवहन का ज्यादा प्रभाव, ये भी नहीं है। साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन, इसमें ये कहा गया था कि कुटीर उद्योग क्या होता है कि इसमें एक ही परिवार या परिवार के सदस्यों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कुटीर उद्योग में आते हैं। इसमें जो भी वस्तुएं वो बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, दरी पट्टियां वगैरह ये बनाते हैं, मटके बनाते हैं, वो व्यक्ति अपने सिर पे रख कर इधर उधर बेचकर आ जाते हैं। तो यानी कि साधारण औजार, इसमें छोटे मोटे औजारों की जरूरत होती है, बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं होती, और परिवार के सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं। तो इसमें ये उत्तर हो जाएगा।
अगला है कौन सा पतन फेरी पतन के नाम से जाना जाता है? फेरी पतन यानी कि फेरी का मतलब हो गया कि बार-बार वहाँ पर जहाजें आती और जाती है। एक ही दिन में 2-3 बार भी आ जाती है, 1-2 बार आ जाती हैं। तो पैकेट स्टेशन पतन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी स्तर पे जहाजें आकर सामान उतारती है और छोटी जहाजें यहाँ से सामान लाद कर छोटे-छोटे दूसरे बंदरगाहों पर भेजकर वापस आ जाती है। तो फेरी पतन कहा जाता है। अगला है गहन निर्वहन कृषि का सर्वप्रमुख क्षेत्र गहन निर्वहन कृषि सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती है? तो मानसून एशिया में यानी उत्तरी पूर्वी एशियाई दक्षिण कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी या पूर्वी एशियाई भागों में इस प्रकार का कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित करके हमें बताना है। रोपण कृषि, चाय, कॉफी दोनों रोपण है लेकिन गेहूं नहीं है। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फल, तो ये खट्टे फल आ गया। यानी भूमध्य सागरीय जो कृषि होती है वो खट्टे फलों के लिए की जाती है जिसमें अंगूर की कृषि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है अनुसंधान व विकास आधारित क्रियात्मक क्रियाकलाप सम्मिलित है। अनुसंधान रिसर्च से संबंधित कौन सा कार्य इसमें शामिल है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में तो कृषि होती है, द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग आते हैं, विनिर्माण आता है, तृतीय क्रियाकलाप में सेवा क्षेत्र आता है। तो इसके उत्तर में हो जाएगा आपका चतुर्थक क्रियाकलाप जिसके अंदर शोध रिसर्च से संबंधित कार्य होते हैं। अगला है एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है, यानी कि एशिया के ऐसे कौन से रेल मार्ग हैं जहां पर सघन घनत्व पाया जाता है? तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जापान, चीन और भारत, इन तीनों में क्रम से जो है ना ये आता है। तो इसका उत्तर जो है ना ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से राज्य में सन 2011 से 21 के मध्य में जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज है ना वो की गई थी? तो सबसे 1911 से 21 के दशक में केरल में जो है ना वो दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यानी कि भारत की जनगणना के बारे में पूछा गया। तो पहली जनगणना पूछी है वो तो 1872 में है जो संपूर्ण भारत में नहीं थी। फिर एक 1881 में हुई जो संपूर्ण भारत में हुई और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर ये हो रही थी। तो इसमें 1872 आ जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है नगरीय बस्तियों की विशेषता है। नगरीय बस्तियां क्या होती है? देखो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियां अलग रहेंगी। विशाल आकृति व आकार तथा प्रशासकीय कार्य प्रकार, पहला उत्तर सही हो गया इसका। यानी नगरीय बस्तियों का आकार बड़ा विशाल होता है और यहाँ पर जो कार्य किए जाते हैं वो प्रशासकीय कार्य, प्रशासन से संबंधित ज्यादा कार्य होते हैं। अगला है नागपुर योजना का संबंध। बिल्कुल ये नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से है। फिर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण हुआ, इसके बाद में ये जब फ्लॉप हो गया तो फिर अब प्रत्येक क्षेत्र में ये सड़कों का निर्माण हो रहा है। फिर कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पतन है कांडला बंदरगाह जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी के ऊपर स्थित है। तो यह कांडला बंदरगाह इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? यानी प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो इसमें ध्वनि प्रदूषण आ जाएगा। ये स्थान विशिष्ट होता है। अगर अपन देश में बड़े कारखाने हैं या हवाई एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर खड़े तो हवाई जहाजें आएंगी जाएंगी तो तेज आवाज होगी। जैसे जैसे अपन एयरपोर्ट से दूर चलते जाएंगे आवाज धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। रेगिस्तान ऐसा आएगा जहां पर हमें सुनाई भी नहीं देगा। तो स्थान विशिष्ट हो गया ये ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद में आपके ब्लैंक्स आते हैं खालिस्तान। ये क्या है कि मानव भूगोल ये किस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है? तो यानी कि कल्याणवादी विचारधारा हो गया, मानवतावादी विचारधारा भी कह सकते हैं। तो इसमें कल्याणवादी भी आ जाएगा या मानवतावादी, दोनों सही है। फिर विकास का अर्थ खालिस्तान परिवर्तन से, यानी विकास का क्या है? तो आपको अंतर बताया गया था वृद्धि और विकास में। तो वृद्धि क्या थी? वृद्धि धनात्मक होती है और विकास किस प्रकार से, जैसे अपन कह सकते हैं कि सकारात्मक भी इसमें कह सकते हैं या गुणात्मक भी कह सकते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। तो यहाँ पर गुणात्मक आ जाएगा। फिर है समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि आ जाएगा। फिर है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? तो इसमें आ जाएगा प्रवास। यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वो प्रवास कहलाएगा। यह आपकी जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। अगला है खालिस्तान। कृषि में फसलों उत्पादन और पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया गया। यानी कि ऐसी कौन सी कृषि है जिसमें पशुपालन भी किया जाता है और फसल भी बोई जाती है? तो उसमें आ जाएगी मिश्रित कृषि। इसमें मिश्रित कृषि आ जाएगा। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसके अधीन होते हैं? तो उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार के थे, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। तो सार्वजनिक सरकार के अधीन होते हैं तो यहाँ पर सरकार आ जाएगा। रुड़की
नगर उदाहरण कौन से नगर का, यानी कि शैक्षिक नगर का उदाहरण शिक्षा की दृष्टि से रुड़की ने प्रसिद्धि प्राप्त की है, इस कारण इसे शैक्षिक नगर कहते हैं। फिर नगर आर्थिक वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं, यानी नगर आर्थिक वृद्धि के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर केंद्र आ जाएगा। फिर आ गया पाड़ा पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि जाने जाते हैं, तो ये एकांकी बस्तियों के नाम से इसे पल्लीकृत बस्तियों के नाम रूप है, ये पल्लीकृत बस्तियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन से कयाल को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरेबियन क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो कौन सा कयाल है जहाँ पर इसे अरब सागर के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल केरल के तट पर है। पुनाम दा कयाल के नाम से भी जाना जाता है इसे। दूसरा नाम है जो ज्यादातर अपन कह सकते हैं, यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी वगैरह का आयोजन है ना, वो किया जाता है, तो वो पुनाम दा कयाल भी अपने से कह सकते हैं। तो यानी इसे कयाल अरब सागर की रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बेवानद कयाल भी कह सकते हैं, बेवानद झील जो बोलते हैं, बेवानद कयाल आ जाता है इसमें, कि बेवानद कयाल को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न या एक एक नंबर के प्रश्न है, उनमें क्या है? मानव विकास के किन्हीं दो उपागमों के नाम लिखने हैं, केवल नाम बताने हैं। तो मानव विकास के चार उपागम थे, आय उपागम हो गया, क्षमता उपागम हो गया, आधारभूत उपागम हो गया और कल्याण उपागम हो गया। तो कोई दो के नाम इसमें लिख देने हैं। फिर मानव विकास सूचकांक को मानव विकास का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं माना जाता? अब ये देखो, ये प्रश्न थोड़ा घुमा कर दिया है। इसमें यही है कि मानव विकास का सूचकांक है वो क्या है, किसके आधार, मापन का क्या आधार है? पर्याप्त आय होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए और स्वास्थ्य होना चाहिए। लेकिन इसे सर्वाधिक विश्वसनीय इसलिए नहीं मानते कि मानव जीवन के लिए तीन चीजें जरूरी नहीं होती है, बल्कि इसके लिए स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिए, स्वच्छ जल की आवश्यकता भी होनी चाहिए। ये अगर हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ अगर स्वच्छ मिलेंगे तो ही मानव का विकास होगा। तो इसमें पर्यावरण, प्रकृति का, वातावरण का अच्छा होना भी जरूरी है। दहन कृषि, यानी पेड़ पौधों को काटकर उन्हें जलाया जाता है, वही दहन कृषि कहलाती है। पेड़ पौधों को काटा जाता है, उन्हें जलाया जाता है, वहां पर जो कृषि की जाती है वो दहन कृषि कहलाती है। पनामा नहर में जल बंधक क्यों बनाए गए? यानी पनामा नहर में 6 जल बंधक बनाए गए, 3 अटलांटिक महासागर में और 3 प्रशांत महासागर में। तो इसमें क्या होता है कि जहाजों को एक ऊपर उठाकर उधर लाने ले जाने का कार्य किया जाता है। तो उस झील में जो है ना उसे डाला जाता है ताकि पानी आराम से, या जहाजों को पर्याप्त पानी मिल सके। फिर जनसंख्या वृद्धि के दो घटक, जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक रहे, मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास। तो किसी दो का है ना इसमें नाम लिख देना, चाहे शोधित जन्म दर हो गया, शोधित मृत्यु दर हो गया, इनमें से दो का नाम लिख देना है। अगला प्रश्न है, किस देश के जनसंख्या अध्ययन में जनगणना का क्या महत्व है? यानी किसी देश के जनसंख्या का अध्ययन अगर अपन करें तो वहां का जनगणना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक और कम जनसंख्या निवास कर रही है तो वहां का क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व कम है तो उस देश के विकास की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। कम क्षेत्र पे अधिक जनसंख्या होती है तो उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस अयस्क के प्रकार, यानी कि लोहा अयस्क के प्रकार आ जाएंगे। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये 4 प्रकार का होता है। फिर भारत में सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है? इसमें दूसरा स्थान आ जाता है। फिर गंदी बस्तियों के बनने में प्रवास की क्या भूमिका है? यानी कि प्रवास के कारण ही गंदी बस्तियों का विकास होता है कि लोग रोजगार पाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर शहरों में चले जाते हैं और वहां पर रहने लग जाते हैं, और स्थायी जगह नहीं मिलने या रोजगार नहीं मिलने के कारण वो गंदगी वाले क्षेत्रों में एकत्रित रहते हो जाते हैं और वहीं पर इसका विस्तार होता जाता है। भूगोल की नवनिश्चयवाद विचारधारा को संक्षेप में बताइए। नवनिश्चयवाद हमबोल्ट के द्वारा ये जो दिया गया था नवनिश्चयवाद, यानी इसके अंदर ना तो प्रकृति मनुष्य के ऊपर अपना नियंत्रण करती है और ना ही प्रकृति को मानव ने अपने वश में किया है, तो इसमें बीच का मार्ग अपनाया गया है। जैसे फिर उसे कहा गया, हमबोल्ट ने कहा था, ब्लोच हमबोल्ट ने कहा था कि इसमें यह हो सकता है कि ना तो प्रकृति ने मनुष्य, यानी चौराहे पे लगी हुई बत्तियों की तरह वाला कार्य इसमें बताया है। जिस प्रकार चौराहे पे लगी हुई बत्तियां जो कार्य करती है ना, उस प्रकार से ये कार्य करता है। अगला आ गया कि मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कैसे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। मुक्त व्यापार जो मुक्त व्यापार करते हैं, टैक्स वगैरह नहीं लेते, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जो है ना वो नकारात्मक इस प्रकार से डाल सकते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं। उनके ऊपर टैक्स वगैरह ज्यादा लगा दिया जाए या नहीं लगाया जाए तो उसे वो प्रभावित हो जाते हैं, अपने दबाव में रखकर उसे कार्य करवाते हैं। जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनसे उत्पादित वस्तुएं वगैरह ज्यादा मुनाफा नहीं देती है।
उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के विश्व के व्यस्तम व्यापारिक समुद्री मार्ग के रूप में विकसित होने का विश्लेषण करना है, यानी कि इसे वृहद ट्रक मार्ग भी कहा जाता है, जो अटलांटिक महासागर के उत्तरी भागों में यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों को उत्तरी अमेरिका के देशों और कनाडाई देशों के साथ जोड़ते हैं, यानी कि लंदन को न्यूयॉर्क से जोड़ने का कार्य करता है, और यह विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग माना जाता है। फिर जलवायु भी पर्यटक स्थलों को विकसित करते हैं। कैसे? पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है जलवायु, यानी कि जिस क्षेत्र की जलवायु अच्छी होगी, मनुष्य उस क्षेत्र की ओर है ना ज्यादा जाएंगे। जैसे यूरोपीय देशों के लोग सर्दियों वगैरह गर्मियों के अंदर समुद्री तट के ऊपर आ जाते हैं भूमध्य सागर के चारों ओर के क्षेत्रों पर, क्योंकि वहां की जलवायु समुद्र शीतकालीन ऋतु के जो अंदर है ना वो तो गर्म रहती है समुद्री समकारी प्रभाव से, तो उससे जलवायु भी लोगों को आकर्षित करती है। सतत पोषणीय विकास क्या है? यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए किया गया विकास ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। फिर आ जाता है इसमें भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण के 3 कारण लेंगे। यानी भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, इसके क्या कारण है? यानी कि एक तो जनसंख्या बढ़ने के कारण अत्यधिक मात्रा में खाद बीजों का प्रयोग, खाद उर्वरकों का प्रयोग करना, जिसकी उसकी उर्वरता खत्म होती चली जाती है। एक पानी के अंदर फ्लोराइड या ऐसे पदार्थ आने की वजह से उसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है और एक पर्याप्त खाद अपन उसमें नहीं डाल पाते हैं, जिसके कारण भी ऐसा हो जाता है, या लंबे समय तक भूमि पड़त रहने के कारण भी निम्नीकरण होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 महत्व बताएं। कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के किन्हीं महत्वपूर्ण राजमार्गों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उस देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं राजमार्गों के ऊपर निर्भर करती है। अपशिष्ट पदार्थों के सकारात्मक उपयोग बताएं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका सकारात्मक उपयोग यानी उसका पुनर्नवीनीकरण करके उन्हें उपयोग में लेने योग्य बनाया जा सकता है, जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं? ग्रामीण और नगरीय व्यापारिक केंद्रों की विशेषता बताने की व्यापारिक केंद्र यानी कि वह स्थल जहाँ पर वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है वो व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। और ये ग्रामीण और नगरीय होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले आवधिक बाजार जो समय समय पर बाजार लगाए जाते हैं वो ग्रामीण होते हैं। और व्यापारिक नगरी यहाँ पर बड़ी थोक व्यापार या ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं यहाँ पर उत्पादित होती है। बाह्य स्त्रोतन और बाह्य कंपनियों के कार्यों का निपटान बाह्य स्त्रोतन ही होता है। जैसे बाह्य स्त्रोतन सीधी सी बात यही होगी कि किसी कार्य को दूसरे देश को सौंप देना, एक देश द्वारा किसी कार्य को दूसरे देश को सौंप देना या उसे ठेका देना बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। फिर आ गया कि प्रौद्योगिकी विकास का भारत के कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है, समीक्षा करनी है। यानी प्रौद्योगिकी विकास के कारण भारतीय कृषि में कम क्षेत्र पर अधिक फसलों का उत्पादन होने लगा है, क्योंकि इतनी तकनीकी आगे बीजों की, ताकि उच्च गुणवत्ता के बीज बोकर अच्छा फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। खाद उर्वरक आने के कारण, मशीनीकरण आने के कारण, पहले पशुओं से बुआई जुताई होती थी, आज मशीनीकरण होने के कारण अच्छा उत्पादन होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपाय बताने। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरित क्रांति के दौरान मेक्सिको की गेहूं और फिलीपींस के चावल की जो किस्म आई जो अच्छी गुणवत्ता की थी, वो सारा का सारा प्रौद्योगिकी विकास के कारण ही संभव हुआ था और इसी से वहां पर फसलों का उत्पादन होने लगा है। भारत में सौर ऊर्जा व जैव ऊर्जा का वर्णन करें। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, जिसमें भारत में इसके 2 बड़े फार्म लगाए गए थे। जैसे माउंट आबू में सोलर कुकिंग सिस्टम हो गया, यहाँ पर प्रतिदिन 10,000 व्यक्तियों का खाना बनता है। वही तमिलनाडु का जो मंदिर था वहां पर भी, तिरुपति मंदिर, तिरुपति देवमाला, वहां पर भी 15,000 व्यक्तियों का प्रतिदिन खाना बनता है। और जैव ऊर्जा यानी कि जीवाश्म पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा कहलाती है। भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण यानी कि खनिजों का संरक्षण इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपन उन खनिजों का प्रयोग कर सकते हैं। खनिज संसाधनों के संरक्षण में इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखो, कच्चे माल पर आधारित 4 उद्योगों का वर्णन कीजिए। यानी कच्चे माल पर आधारित उद्योग जैसे पशु आधारित उद्योग हो गया, या अपन ये कह सकते हैं कि तो पशु आधारित उद्योग हुए, तो कच्चे माल के आधार पर अपन उस उद्योगों को अलग अलग भागों में भी बांट सकते हैं। जैसे कच्चे माल के आधार पर पशु आधारित उद्योग हो गया, पशुओं से जिन्हें कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि आधारित उद्योग हो गया, जैसे कृषि से कच्चा माल मिलता है। रसायन आधारित, जिन्हें रसायन से प्राप्त होता है। वन आधारित, जिन्हें वनों से कच्चा माल प्राप्त होता है, उनका वर्णन इसमें शामिल है। फिर एक हो गया उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी है। यह आधार और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की 4 विशेषताएं लिखनी है। कुछ आधुनिक तकनीकी युक्त उद्योगों की विशेषताएं लिखनी है, जिसमें इसमें आ गया कि एक अच्छा संगठन होना चाहिए, कच्चे माल की प्राप्ति, यानी कि इसमें ये कह सकते हैं उद्योगों की विशेषताएं लिख ली। आज जो सारे उद्योग है ना वो उच्च तकनीकी युक्त है, तो उस उद्योगों की विशेषताएं आ जाएंगी। ऊर्जा की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति, बाजार की समीपता हो गई, एक प्रशासनिक संगठन हो गया, पूंजी हो गई, ये सारे इसी में है। अगला है कि भारत में जल संरक्षण का महत्व है।
प्रबंधन तथा वर्षा जल को संग्रहित करने के उपाय बताने, यानी कि भारत में जल संरक्षण का महत्व, यानी कि भारत के अंदर जल की कमी को देखते हुए आज हमें वर्षा जल को संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी हो गया, ताकि आने वाले समय में अपन उस पानी का उपयोग कर सकें। इसका प्रबंध और वर्षा जल को किस प्रकार से संग्रहित करें, यानी कि सरकार द्वारा इन वर्षा जल को संग्रहित करने की व्यवस्थाएं चलाई गई। जैसे तमिलनाडु में अरवारी, तमिलनाडु में नेहरू और मीरू, यानी कि जल और आप कार्यक्रम चलाया जाए। राजस्थान के अलवर जिले से अरवारी जल संसद के रूप में ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें वर्षा के व्यर्थ बहते जल को संग्रहित करके उसे उपयोग करने योग्य बनाया जा रहा है। फिर हो गया जल समस्या क्या है भारत में, जल का पुनर्चक्रण एवं जल समर प्रबंधन क्या है। यानी जल समस्या वही है, यानी कि लोगों के पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही, वही एक जल समस्या कहलाती है। भारत में पुनर्जल चक्र, यानी कि पानी का उपयोग है पुनर्चक्रण के आधार पर होना चाहिए। वर्षा जल है, वर्षा जल को व्यर्थ बहते पानी को संग्रहित करके उस पानी को भूमिगत जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। यह पानी का इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, जैसे अपन गाड़ी वगैरह धोने वगैरह में पेड़ पौधों के लिए खारा पानी जो होता है उसको उपयोग में करना चाहिए। मीठे पानी का उपयोग अपन केवल पीने योग्य कार्यों में कर सकते हैं, खाना बनाने में कर सकते हैं। तो ऐसे इसको एक उचित प्रबंध करके उसको संग्रहित किया जाना चाहिए। ये प्रश्न थे। अब आपके दो मैप आए हैं। मैप क्या है, पहले विश्व का दिया गया था, इसमें प्रथ बिल्कुल मैप आपको ये करवाया हुआ भी है। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पश्चिम दिशा में ये स्थित है। हांगकांग बिल्कुल ये जापान में आपको बताया गया कि पूर्वी एशिया के पास भी द्वीपीय क्षेत्र वैंकूवर। आपको बताया था पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग प्रशांत महासागर के ऊपर स्थित वैंकूवर को अटलांटिक महासागर पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से उसमें हेलिफैक्स से जोड़ता है। कोलंबो ये श्रीलंका में है। और बिल्कुल ये 18% ये बिल्कुल वो का वो प्रश्न ही है जो 10वीं क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। जो 10वीं क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया ऐसा कैसा पेपर आपको दिया गया। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हो गया, दुर्ग के नीचे बेलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज उड़ीसा में हो गया और बल्लारी आंध्र प्रदेश में हो गया। ऊपरी सीमा में तमिलनाडु के तेलंगाना के टच में हो गया। तो इस प्रकार से ये पेपर बिल्कुल साधारण पेपर था। इसको बस जरूरत थी हमें, तो जरूरत हमें किस चीज की थी, केवल इस प्रश्न को पढ़ने की। अपन सही तरीके से इसे समझ नहीं पाए, अगर अपन अच्छे से समझ लेते, इसे हल कर देते, तो बिल्कुल ये आसानी से अपन इसे कर सकते थे। केवल एक प्रश्न ऐसा है जिससे आप सोचने के लिए आपको मजबूर किया है, और वो प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय इसमें यूएनडीपी द्वारा जो सूचकांक वाली बात थी वो उससे सहमत नहीं थी। केवल वो एक प्रश्न ऐसा था जिसमें आपको सोचने की जरूरत थी, और बाकी के प्रश्न अच्छे थे। आशा करते हैं अच्छे आपने हल किया होगा, अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। धन्यवाद।